नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिर एक बार बिहार के बारे में। तो देखिए कारण क्या है। बिहार के जो मंत्रिमंडल है उसने हाल ही में एक प्रस्ताव पारित कर दिया है और इस प्रस्ताव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक खास मंशा को उन्होंने प्रस्तुत किया है। एक लंबे समय से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यह लड़ाई लड़ रहे हैं और वह चाहते हैं कि बिहार को भारत के एक विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाए, जिसके बाद सभी नागरिकों का विकास सुनिश्चित हो सके। तो उसी बात को लेकर के, उसी मंशा को लेकर के यह प्रस्ताव पारित किया गया है अब, और आने वाले समय में देखेंगे कि यह प्रस्ताव कहां तक पहुंचता है। तो इससे संबंधित अब अनेक बातों को समझना है कि क्या होती है यह विशेष राज्य की श्रेणी, क्या लाभ होते हैं इससे राज्य को, और आने वाले समय में क्या स्थिति हम लोग देख सकते हैं। लेकिन उन सभी बातों को समझने से पहले जरूरी है कि आप लोग एक प्रश्न पर नजर डाल लें। तो देखिए, एक सरल सा प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर है। यदि आप लोग अच्छे से जानते हैं तो जल्दी से इसका आंसर कॉमेंट कर देना है, ठीक है। और यदि नहीं जानते तो भी कोई समस्या नहीं है, बस वीडियो के अंत तक बने रहना है, आपको हर एक बात बताई जाएगी यहीं पे, ठीक है। चलिए, तो देखिए बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने क्या कहा अभी कि बिहार में ना बहुत सारी योजनाओं को भी लागू किए जाने की जरूरत है। बिहार भारत के पिछड़े राज्यों में से एक है। हमारे यहाँ के जो नागरिक हैं उनकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, उनका शैक्षिक स्तर काफी कम है। तो ऐसी स्थिति में अभी जरूरत यह है कि हम बहुत सारी योजनाओं को राज्य में लागू करें। लेकिन अगर राज्य स्पेशली अपने ही ऊपर यह सब इनिशिएटिव लेता है, आत्मनिर्भर होकर कार्य करेगा, तो उसमें बहुत अधिक समय लगेगा, एक लंबा समय बीत जाएगा। तो हम चाहते हैं कि सब काम जल्दी हो। तो क्या किया जाए, बिहार को विशेष राज्य की श्रेणी में या विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाए, जिससे क्या होगा कि बिहार राज्य के लिए जो अभी 2.50 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं को लागू किया जाना है, यह काम सरलता से, आसानी से हो जाएगा। साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें एक अच्छा खासा फंड मिल जाएगा और हम राज्य में उसको लगा पाएंगे। यह बात इन्होंने जाहिर कर दी है। और जब पैसा मिलेगा हम राज्य में लगाएंगे तो बिहार तेजी से उन्नति करेगा, तेजी से प्रगति करेगा, हर एक नागरिक का विकास सुनिश्चित हो पाएगा। क्लियर है। तो इन्हीं सभी बातों के लिए ये सब मामला चर्चाओं में आया है, बहुत अधिक न्यूज बनी हुई है। तो जरूरी था कि हम आप लोग के साथ भी हर एक बात को साझा करें और पढ़ते समझते हुए आगे बढ़े। तो समझते हैं क्या होती है राज्य की यह विशेष श्रेणी और क्या क्या होता है इसमें खास। तो देखिए, एक स्थिति आपने हमेशा देखी होगी कि दो दोस्तों में होता है। मान लीजिए एक दोस्त आर्थिक रूप से अच्छी तरह सशक्त है, वहीं दूसरा दोस्त की जो स्थिति है आर्थिक, वह कुछ कमजोर है। अब ऐसी स्थिति में कई बार यह देखा जाता है कि जिस मित्र की आर्थिक स्थिति अच्छी है वह क्या करेगा, वह अपने दूसरे मित्र को सहायता कर देगा कि चलो मित्र, तुम्हें पुस्तक लेनी है, दिला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तुम मन लगा के पढ़ो, ठीक है। तो इस प्रकार से वह पुस्तक दिला देगा, पढ़ लिख के आगे अपनी स्थिति सुधार सकते हैं। बहुत अच्छा रहा। तो यह भी ठीक उसी प्रकार का मामला है कि जब हम देखते हैं कि कोई राज्य अपने आप में बहुत अधिक सशक्त नहीं है, यानी कि आपके पास टैक्सेशन के अच्छे सोर्सेज नहीं है, आपके नागरिक पूरी तरह से सशक्त नहीं है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से आप अभी पिछड़े राज्यों में गिने जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में किसी राज्य को विशेष राज्य की श्रेणी देकर के उसको सहायता प्रदान की जाती है। क्लियर है बात सारी। तो वह सभी राज्य जो भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं, उन राज्यों के लिए ही इस कैटेगरी को बनाया गया था, स्थापित किया गया था। अगर कभी भी ऐसा कुछ होता है तो उस स्थिति में क्या होगा कि केंद्र सरकार ने जो भी योजनाएं शुरू करी हैं, केंद्र सरकार अपनी उन योजनाओं को राज्य में लागू करने के लिए उस पूरी योजना का खर्च में से 90% खर्च वहन करेगा। यानी कि मान लीजिए कि 100 करोड़ रुपीस खर्च होने हैं किसी योजना के ऊपर जो केंद्र सरकार की है, तो राज्य में उस योजना को लागू करने के लिए 90 करोड़ रुपीस जो रहेगा वह पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आएगा। हालांकि 10% का वहन राज्य सरकार को करना होगा, जिससे कि राज्य सरकार के ऊपर अधिक भार नहीं पड़ेगा और काम आसानी से हो पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि योजना तो केंद्र सरकार की है, योजना में अगर आप विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त करते हैं पहले ही, तो उस स्थिति में योजना का 90% फंड आपको दिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए कोई राज्य अगर सामान्य राज्य है, सब चीजें पहले ही क्लियर हैं और आप उसको पिछड़ा राज्य नहीं मानते, तो स्थिति क्या होगी। तो देखिए, ऐसी स्थिति में जो फंड होता है जनरली वह 60% 40% के रेशियो में होता है या फिर 80-20 के रेशियो में होता है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट फंड देगा, लेकिन हो सकता है वह आपको 60% दे, या फिर अगर केंद्र सरकार यह मानती हो कि आप पूरी तरह से अच्छी स्थिति में नहीं है तो 80% तक का फंड आपको अलॉट कर सकती है। यह सामान्य स्थिति है। लेकिन विशेष राज्य की श्रेणी में आने के बाद आप
90% लेने के हकदार हो जाते हैं। इसी वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी चाह रहे हैं कि यह सब काम हो जाए। और नीतीश कुमार के लिए कोई नई बात नहीं है, वह एक लंबे समय से यह लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने विभिन्न मंचों पे अपनी बात प्रस्तुत की है, अलग अलग सरकारों के समय उन्होंने कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की है कि बिहार को विशेष राज्य मान लीजिए, लेकिन अब तक उन्हें पूरी तरह से सफलता नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है ये बात भी आपको अभी बताई जाएगी। क्लियर है इतनी बात सारी की सारी? तो यह सब मामला आर्थिक सहायता के अनुदान से ही जुड़ा हुआ है। क्लियर है? इस पूरी स्थिति में एक खास बात आप लोग को यह भी ध्यान रखनी है कि मान लीजिए अगर किसी स्कीम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ पैसा अलॉट कर दिया, ठीक है, अगर मान लीजिए वह जो अलॉटेड मनी है, वह अलॉटेड मनी उस वित्त वर्ष के दौरान समाप्त नहीं होती, तो क्या होगा? आप सभी को पता है कि किसी योजना के तहत जो पैसा होता है बजट में अलॉट किया जाता है, फिर उसको यूज किया जाता है। तो कोई सामान्य राज्य होगा तो क्या हो गया कि अगर उस स्कीम के लिए उस वित्त वर्ष से कुछ पैसा बच गया तो वह पूरा पैसा जो है वह समाप्त मान लिया जाता है, यानी कि वह सब पैसा गवर्नमेंट फंड्स में जमा हो जाता है। लेकिन अगर कोई राज्य विशेष श्रेणी का राज्य है तो उस स्थिति में क्या होगा कि जितनी बची हुई रकम है वह रकम यथावत बनी रहेगी, और बनी रहने की स्थिति में क्या होगा कि आप उससे छेड़छाड़ नहीं करेंगे, राज्य के पास रहने देंगे, राज्य से कहेंगे कि कोई बात नहीं, अगले वित्त वर्ष में आप उसका उपयोग कर लीजिए। तो यह भी एक विशेष अधिकार प्राप्त हो जाता है विशेष श्रेणी वाले राज्य को। लेकिन जो यह विचार है विशेष श्रेणी का, वो कब से आया? ठीक है, अब आपने यह तो समझ लिया कि विशेष श्रेणी का कोई राज्य होगा तो उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, लेकिन यह विचार कब सामने आया और कब से भारत के राज्यों को विशेष श्रेणी में शामिल किया जाने लगा? तो देखिए, यह जो विचार है यह विचार 1969 से चर्चाओं में है। 1969 से यह चर्चाओं में था और भारत के कई राज्यों को यह दर्जा दिया गया और पूरा प्रयास किया गया कि उनकी स्थिति में या उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति में सुधार किया जाए। तो देखिए, मामला चर्चाओं में आता है 1969 में। क्यों? क्योंकि इस समय 5वां वित्त आयोग चल रहा था। तो 5वें वित्त आयोग ने यह अनुशंसा की कि कोई राज्य अगर आर्थिक रूप से पिछड़ा है तो यह बात ध्यान रखनी है कि आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए केंद्र सरकार सहायता देगी। केंद्र सरकार जो सहायता देगी फिर राज्य सरकार उसका उपयोग करेगी और अपना विकास सुनिश्चित करेगी और स्वयं को आर्थिक रूप से मजबूत कर लेगी। तो यह सारे विचार जो थे इस दौरान प्रस्तुत किए गए। याद रखिएगा कि 5वें वित्त आयोग ने प्रस्तुत किया था। पूरी संभावना है कि प्रश्न अच्छा खासा बनेगा। तो यह जो पूरी की पूरी योजना है विशेष श्रेणी की योजना, इस विशेष श्रेणी की योजना को फिर बाद में गाडगिल फॉर्मूले के रूप में जाना जाने लगा, क्योंकि इस समय योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष थे वह गाडगिल मुखर्जी थे। तो इनके नाम से फिर इस पूरे फॉर्मूले को जाना जाने लगा और फिर क्रियान्वयन शुरू हो गया। इस पूरी योजना को इंट्रोड्यूस करते हुए यह भी बताया गया था कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं। तो देखिए, आर्थिक सहायता देना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि योजनाओं को लागू करना है तो 90% शेयर जो होगा वह सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। इसके अलावा एक विशेष विकास बोर्ड की स्थापना भी की जाएगी जो राज्य के विकास का एनालिसिस करेगी। इसके साथ साथ ही स्थानीय नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में राज्य के लोगों के लिए एक विशेष आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। यह सब बात भी इसी फॉर्मूले के तहत शामिल थी। तो इसके अनुरूप ही सारी योजना शुरू हो गई, सारा कार्य शुरू हुआ और वर्ष 1969 में ही भारत के पहले 3 विशेष राज्य इंट्रोड्यूस कर दिए गए। कौन कौन थे? तो जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड, इन तीनों को सबसे पहले विशेष राज्य की श्रेणी में शामिल किया गया। हालांकि इस श्रेणी का दर्जा भारत के 11 अलग अलग राज्य भी ले चुके हैं। कौन कौन से? असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना। अगर इस पूरी सूची के अंदर से हम एक नाम तेलंगाना को हटा दें तो उस स्थिति में आप पाएंगे कि जो राज्य हैं वह मुख्य रूप से या तो पूर्वोत्तर के राज्य हैं या फिर वे राज्य पहाड़ी राज्य हैं। ठीक है, यह स्थिति आपको देखने को मिल रही होगी। इसी प्रकार के 2 राज्य हैं। तो मुख्य रूप से यही माना जाता था कि जो हमारे पूर्वोत्तर वाले राज्य हैं थोड़े संवेदनशील हैं, तो उनके लिए इसकी जरूरत है। वहीं पहाड़ी राज्यों की स्थिति यह थी कि नए नए राज्य बने थे देश का विभाजन होने के बाद, हमारी स्वतंत्रता के बाद में, तो उनकी सहायता के लिए भी इस योजना को महत्वपूर्ण माना गया था। तो यह खास स्थिति भी आपको याद रखनी कि 11 राज्यों तक यह जो योजना थी, जो श्रेणी थी, यह इसका विस्तार कर दिया गया था। हालांकि आप लोग को यह भी विचार आया होगा कि अगर किसी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा देना है तो यह दायित्व किसके पास था? तो देखिए, योजना आयोग का अपना खुद का एक परिषद थी। यह परिषद राष्ट्रीय विकास परिषद के रूप में जानी जाती थी। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के ऊपर ही यह दायित्व था कि किसी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा देना है या नहीं देना, अंतिम फैसला यही करता था। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही योजना आयोग का काम खत्म हुआ, यानी कि आप सभी को पता है ना, 2014 में योजना आयोग के स्थान पर एग्जैक्टली नीति आयोग आ गया था। तो जब नीति आयोग आया तो उसके साथ ही इसकी राष्ट्रीय विकास परिषद को भी इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया।
क्लियर है बात सारी की सारी आप लोग को। अब एक बड़ा परिवर्तन देखते हैं हम कि वर्ष 2015 के बाद से आने लगा इस पूरे के पूरे कार्य में, इस पूरी प्रणाली में, इस योजना में क्या आया वह परिवर्तन। तो हम देखते हैं कि 14वें वित्त आयोग का गठन किया गया, जिसके ऊपर जिम्मेदारी दी गई कि आप वर्ष 2015 से 2020 के लिए कार्य करेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर जिम्मेदारी थी, इसको योजना प्रस्तुत करनी थी। तो इसको बोला गया कि जो राज्यों की विशेष श्रेणी है आप इसके ऊपर भी कुछ सिफारिश करें, कुछ विचार प्रस्तुत करें। तो इसने क्या किया कि इसने जो सभी राज्य हैं उनके लिए इस मामले को ही खत्म कर दिया। इसने कहा कि देखिए, अगर आने वाले समय में भारत के किसी भी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा देना है तो उस स्थिति में सिर्फ पूर्वोत्तर राज्यों को और 3 पहाड़ी राज्यों को ही यह दर्जा दिया जा सकता है। तो पूर्वोत्तर के सारे राज्य शामिल कर लिए गए, वहीं जो 3 पहाड़ी राज्य शामिल किए गए उसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर का नाम शामिल है। तो अब यह जो पूरी की पूरी योजना है सिर्फ इन राज्यों तक ही सीमित है। अगर आप पूर्वोत्तर में हैं या आप पहाड़ी वाले राज्य हैं तो ही आपको इसके तहत शामिल किया जा सकेगा। और आप यहाँ पर एक बात नोटिस कर रहे होंगे कि हम लोग यह जो पूरा टॉपिक है, यह टॉपिक बिहार के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। बिहार ना तो पहाड़ी राज्य है और ना ही पूर्वोत्तर का राज्य है। क्लियर है बात सारी। इसी दौरान 14वें वित्त आयोग ने एक सिफारिश यह भी की कि देखिए, जब कभी भी 2 राज्यों के मध्य संसाधन अंतराल को भरना होगा तो उस स्थिति में केंद्र से जो राज्यों को हस्तांतरण होगा, उस हस्तांतरण यानी कि जो भी अमाउंट वगैरह आपको ट्रांसफर करना है वह अमाउंट 32% से इन्होंने बढ़ा के 42% कर दिया। कि रिसोर्सेज आप जितने भी ट्रांसफर कर रहे हैं, रिसोर्सेज में आपको ध्यान रखना है कि पहले आप 32% करते थे, बाद में आपको बोल दिया कि अब 42% ही करना रहेगा। यह इसकी तरफ से अनुशंसा थी। तो इसकी इस सिफारिश को स्वीकार लिया गया और इस पूरी की पूरी स्कीम को सीमित कर दिया गया पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों तक। लेकिन मान लीजिए कि इससे पहले किसी अगर राज्य को यह टैग दिया जाता था तो टैग किस प्रकार दिया जाता था, इसके लिए एक अच्छी खासी लिस्ट निर्धारित थी। तो माना जाता था कि कोई ऐतिहासिक कारण रहा हो, आपके यहाँ आपदा आई हो, महामारी रही हो या फिर कोई विशेष युद्ध हुआ हो जिसकी वजह से आपकी स्थिति खराब हो गई, इस वजह से हम आपको यह टैग दे सकते हैं। इसके अलावा आपका जो क्षेत्र है वह दुर्गम पहाड़ी राज्य है तो उस स्थिति में भी यह टैग दिया जा सकता है। अगर आपका जनसंख्या घनत्व बहुत कम है और आप अपनी चीजों के लिए सभी निर्णय नहीं ले सकते, कार्य नहीं कर सकते, तो भी आपको यह टैग दिया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपका राज्य अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य है तो भी आपको यह टैग मिल सकता है। अगर आप किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं, यानी कि आप किसी दूसरे देश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, तो भी यह टैग आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ ही अगर आपकी स्थिति आर्थिक और बुनियादी रूप से पिछड़ी है बाकी राज्यों की तुलना में, तो भी टैग दिया जा सकता है। या फिर राज्य की जो टैक्सेशन पॉलिसी है और कितना रेवेन्यू आएगा यह सब कुछ निर्धारित नहीं है, तो भी आपको टैग दे सकते हैं और एक अच्छी खासी आर्थिक सहायता सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड कराई जा सकती है। तो यह सभी मानक थे पहले किसी राज्य को एक विशेष श्रेणी का दर्जा देने के लिए। 2014-15 के बाद से सब चीजें बदल दी गई और हम देखते हैं कि जिस समय 14वां वित्त आयोग बना उसने एक नई परिभाषा प्रस्तुत की, उसके अनुरूप ही सब कुछ चल रहा है। अब बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वह लगातार अपनी जो भी उनकी दलीलें हैं वह पेश कर रहे हैं। वह कहते हैं कि बिहार की विकास दर बहुत अधिक कम है और बिहार मानव विकास सूचकांक में भी एक पिछड़ा हुआ राज्य है, इसीलिए इसके पास विशेष श्रेणी का दर्जा होना चाहिए। बिहार की जो जनसंख्या है उसके अंदर 51.91% लोग जो हैं वह गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहे हैं, इसीलिए उसे यह टैग दिया जाना चाहिए। वहीं बिहार में यह स्थिति है कि जो लोग हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वह कम आयु में विद्यालय छोड़ देते हैं, बच्चे जो हैं वह कुपोषण से ग्रसित हैं, या मातृ स्वास्थ्य जो है वह भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा नहीं है। वहीं शिशु मृत्यु दर भी हमारे यहाँ पर बढ़ी हुई है। तो इन सभी चीजों को नियंत्रित करने के लिए जरूरी है कि बिहार को यह टैग दिया जाए। अब जरूरी होगा या तो हम लोग 14वें वित्त आयोग के द्वारा जो बातें दी गई हैं या जो सुझाव हैं उस परंपरा को तोड़ें अब आकर के, या फिर एक नई परिभाषा इंट्रोड्यूस करें और बिहार को यह दर्जा दे दें। आप लोग का क्या मानना है, बिहार को यह दर्जा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जल्दी से बताइए, यस और नो ही लिखना है, बहुत इजी काम है। शुरुआत में एक प्रश्न मैंने आपको दिखाया था, तो देखिए वह प्रश्न भी आप लोग के सामने ही आ गया है। तो अब जल्दी से आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट भी कर दीजिए। उम्मीद करता हूं कि हर एक बात आपको अच्छे से क्लियर भी हो गई होगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। जितनी महत्वपूर्ण बातें थी सब कर ली गई हैं। हालांकि आपको आंसर भी चाहिए होगा, तो देखिए प्रश्न का आंसर आपकी स्क्रीन पर है, सही है या गलत यह भी देख लिया जाएगा। और मैं हर एक व्यक्ति के कमेंट देखता हूं, जितने भी कमेंट आते हैं, और देखता हूं कि आप लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।